नमस्कार आप सभी को। जबलपुर संभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं कक्षा 12वीं की अभिव्यक्ति माध्यम के पाठ 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन इसे लेकर प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के नाम से परिचित होते हैं, विभिन्न माध्यमों। अब ये विभिन्न माध्यम किसके माध्यम? विभिन्न माध्यम किसके माध्यम? तो ये विभिन्न माध्यम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मीडिया के अंतर्गत इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर। तो इन विभिन्न माध्यमों के अंतर्गत ये सभी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये एक रोजगार से संबंधित विधा है। यदि आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप देखते होंगे कि न्यूज़ चैनल आजकल भरमार है उनकी, तो उनके लिए समाचार लेखन या रेडियो के समाचार लेखन या न्यूज़पेपर में संपादक की भूमिका निभाना, तो इस तरह के कार्य के लिए जो लेखन का कार्य किया जाता है वो लेखन कैसे किया जाता है, उसमें ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रमुख जनसंचार माध्यम, यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं प्रमुख जनसंचार माध्यम। अब जनसंचार क्या है? जनसंचार अर्थात जनता के साथ संचार। जनता अर्थात एक बड़ा जन समुदाय। तो बड़े जन समुदाय के साथ जब हम अपना कम्युनिकेशन, संचार उपस्थित करते हैं तो उसके लिए हमें इन माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मुख्य रूप से 4 हैं। सभी व्यक्ति अपनी अपनी रुचि, ज़रूरत, स्वभाव व पहुँच के अनुरूप माध्यम पसंद करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है तो वो अखबार के ज़रिए भी अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता है, रेडियो के ज़रिए भी कर सकता है, और यदि कोई थोड़ा बहुत समृद्ध व्यक्ति है तो वो टेलीविज़न खरीद सकता है और इंटरनेट का सहारा ले सकता है। तो इस प्रकार से जनसंचार माध्यम बहुत से हैं। तो लोग अपनी अपनी पसंद के अनुसार, अपनी ज़रूरत, स्वभाव और पहुँच के अनुरूप माध्यम पसंद करते हैं। सभी माध्यमों में समाचार की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में अंतर होता है। बच्चों, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में अंतर होता है। आप जिस तरह से टेलीविज़न के लिए समाचार लिखेंगे वैसा समाचार आप रेडियो के लिए नहीं लिख सकते हैं। जैसा आप रेडियो के लिए लिखेंगे वैसा आप अखबार के लिए नहीं लिख सकते हैं। तो इन सभी में अंतर है और आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि इनमें अंतर क्या है और किसके लिए हमें किस तरह से लिखना चाहिए। सबसे पहले बढ़ते हैं हम प्रिंट माध्यम की ओर। प्रिंट माध्यम, प्रिंट अर्थात जो छपाई के जरिए जन समुदाय के समक्ष उपस्थित होता है। जैसे अखबार, आजकल बहुत प्रकार के अखबार आते हैं, अलग अलग भाषाओं के आते हैं, दैनिक आते हैं, साप्ताहिक आते हैं। इसी प्रकार पत्रिकाएं और पुस्तकें, ये सभी प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, यह जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंतर्गत 5 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय। इसलिए आप छोटे छोटे प्रश्न बनाइए। प्रिंट माध्यम में क्या आता है? अखबार, पुस्तकें और पत्रिकाएं। तो ये 3 प्रमुख जो है इसके तथ्य हैं। आवश्यक तत्व, जो अखबार है वो सबसे पुराना और सस्ता माध्यम है। अखबार, जब टेलीविज़न नहीं था, रेडियो नहीं था, तब अखबार के ज़रिए जनसंचार उपस्थित किया जाता था। साथ ही ये सस्ता है, 5 रुपये में अखबार आ जाता है। आप उसे लेकर अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के समाचारों से अवगत हो सकते हैं। छापे खाने का आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में भी सबसे पहले जो छापा खाना खुला है वह 1556 में गोवा में खुला था। यह भी एक प्रश्न बनता है। और इसे खोला था किसने? इसे मिशनरियों के धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला गया था। तो उन्होंने अपने धर्म प्रचार करने के लिए छापा खाना खोला था, किंतु यह धीरे धीरे विकसित हुआ और आज हम सभी इसका उपयोग कर रहे हैं और बहुत से अखबार पढ़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको जर्मनी के गुटेनबर्ग का छापा खाना उसे दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि वह छापा खाना जो सबसे प्रारंभिक अवस्था में था वो किस प्रकार का था।
रूप से लकड़ी से बना हुआ छापा खाना है ये। आज तो तकनीकी बहुत विकसित हो चुकी है, किंतु उस समय जब तकनीकी विकसित नहीं थी तो किस प्रकार से छापा खाना कार्य करता था। इस तरह से बहुत से ग्रंथ, बहुत सी पुस्तकें पहले छापी जाती थी। तो प्रिंट माध्यम की विशेषताएं व सीमाएं, मतलब हर एक माध्यम की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं, किंतु कुछ बाउंडेशन भी होती हैं, कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो हम उनसे परिचित होते हैं। विशेषताएं, स्थायित्व। प्रिंट माध्यम में सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्थायी होता है। ठीक है, स्थायित्व होता है, इसे आप लंबे समय तक संजोकर रख सकते हैं। इच्छानुसार व समयानुसार पाठन, आप जब इच्छा हो, सुबह पढ़ना चाहें, रात में पढ़ना चाहें, फ्री टाइम में, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। लिखित भाषा का विस्तार, आप इसको संक्षिप्त में नहीं पढ़ते, आप इसमें लिखित भाषा का या किसी भी खबर का विस्तार से पाठन कर सकते हैं, आराम से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम, आप उस खबर को पढ़कर उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं, उस खबर का विश्लेषण भी कर सकते हैं। किसी भी पृष्ठ से पढ़ना संभव। आपको यदि खेल में रुचि है तो आप खेल का पृष्ठ पढ़िए, यदि आपको बिजनेस में रुचि है तो आप कारोबार का पृष्ठ पढ़िए। तो इस प्रकार से आप किसी भी पृष्ठ से पढ़ सकते हैं। सीमाएं, किंतु इसमें कुछ सीमाएं भी हैं, बंधन भी हैं। जैसे निरक्षरों के लिए अनुपयोगी, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं, उनके लिए अखबार उपयोगी नहीं है। तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी नहीं मिल सकती। मान लीजिए आज दोपहर को कोई बहुत बड़ी घटना घटती है तो उसका समाचार आपको तुरंत अखबार नहीं दे सकता, उसका समाचार आपको अगले दिन मिलेगा। तो यह इसकी सीमा है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं और सीमाएं हैं जिन्हें आप प्रश्न के रूप में अवश्य लिख लीजिए। मुद्रित माध्यमों लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, आप हम जिस टॉपिक पे आज चर्चा कर रहे हैं, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, तो यदि आप अखबार के लिए लेखन करते हैं, अखबार के लिए कुछ लिखते हैं, तो उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है। लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना ज़रूरी है, वह अच्छी होनी चाहिए। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है, तो जो भाषा जन समुदाय के बीच प्रचलित है वैसी भाषा का आप प्रयोग करें। यदि आप बहुत प्राचीन काल की भाषा या ऐसी भाषा जो जनसामान्य नहीं समझता है उसका प्रयोग करेंगे तो वह कोई मतलब का नहीं रहेगा। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुसार अनुशासन का पालन करना भी आवश्यक है। आपको अखबार में एक निश्चित जगह दी जाती है कि आपको इतनी जगह पर ही अपने समाचार या अपनी खबर को छपवाना है, तो उसके अनुशासन का आपको पालन करना आवश्यक है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना ज़रूरी होता है। यह काम कौन करता है? एडिटर करता है, संपादक करता है। आपने लिखकर प्रेषित कर दिया, किंतु प्रकाशित करने के बीच संपादक उसकी गलतियों को, अशुद्धियों को ठीक करेगा, वो ज़रूरी है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना भी ज़रूरी है। उसमें एक फ्लुएंसी होनी चाहिए, धारा प्रवाह होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहली लाइन कुछ और कह रही है, दूसरी लाइन में आप कहीं और पहुंच गए। तो एक कनेक्टिविटी ज़रूरी है।
ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। एक आपको धुन सुनाई जाएगी यहाँ पर, इसके पहले वाली स्लाइड में। आप सभी इस धुन से परिचित होंगे। यह एक लंबे समय से आकाशवाणी की धुन है जो प्रातःकाल हम सुनते हैं। तो अब हम अगला जो माध्यम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेडियो। ये एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य अर्थात जिसे केवल सुना जा सकता है, श्रव्य माध्यम। इसमें आवश्यक तथ्य क्या है? इटली के जी मार्कोनी द्वारा वायरलेस के जरिए ध्वनि भेजने से रेडियो का आविष्कार हुआ। उन्होंने वायरलेस के जरिए ध्वनि भेजी थी और उसी से रेडियो का आविष्कार हुआ था। भारत में 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था। ठीक है, तो ये पहला संगीत कार्यक्रम जो था मुंबई से टेलीकास्ट हुआ था 1921 में। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना हुई थी। ये एक प्रश्न बनता है, इसे आप अवश्य याद करें। 1993 में एफएम की शुरुआत हुई थी, जिसे आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं और आप हर जगह पर सुनते हैं। इससे बहुत ही मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। तो ये भी एक लघु उत्तर प्रश्न बनता है। रेडियो की विशेषताएं और सीमाएं। तो जिस तरह से प्रिंट माध्यम की विशेषताएं और सीमाएं हमने जानी, वैसे ही इसके भी कुछ गुण दोष हैं। सस्ता जनसंचार माध्यम। जो रेडियो है वह भी एक सस्ता माध्यम है। जिस तरह से अखबार था वैसे ही रेडियो भी बहुत ही महंगा नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब सभी तक पहुंच है। हर व्यक्ति इसको सुन सकता है। हर कहीं ये ध्वनि तरंगे कैच करती हैं। शीघ्रता से आवश्यक सूचनाओं का प्रचार प्रसार। अभी कोई घटना हुई, आप उसको शीघ्रता से जनसमुदाय तक पहुंचा सकते हैं। समाचार सुनने के लिए शिक्षित होना ज़रूरी नहीं है। जैसा आपने प्रिंट माध्यम में देखा था, उसके लिए साक्षर होना ज़रूरी है, पढ़े लिखे होना ज़रूरी है। किंतु रेडियो सुनने के लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। एक अशिक्षित व्यक्ति भी रेडियो का फ़ायदा उठा सकता है। सीमाएं, किंतु इसकी भी कुछ बाउंडेशन हैं, सीमाएं हैं या दोष कह लीजिए। समाचार बुलेटिन को कहीं भी और कभी भी सुनने की सुविधा नहीं होती है। समाचार एक निश्चित समय पर प्रकाशित होते हैं, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। तो आप उसको कहीं भी कभी भी नहीं सुन सकते। अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। यदि एक बार प्रसारित हो गया, आजकल तकनीकी डेवलप हो गई है, आप उसको रिकॉर्ड करके बाद में भी सुन सकते हैं। तो किंतु सामान्य लोगों के लिए, यदि जो तकनीकी नहीं जानता है, उनके लिए पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। निश्चित समय पर ही समाचार सुन सकते हैं। तो ये इसकी सीमाएं हैं, इनको भी आप लघु उत्तर में अवश्य लिखें। रेडियो समाचार की संरचना। अब यदि आप रेडियो के लिए समाचार लिखते हैं, कोई खबर लिखते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली, इससे हम अभी आगे पढ़ेंगे। उल्टा पिरामिड जो बनता है उसकी शैली को यहाँ पे अनुकरण किया जाता है। और यही शैली किसमें फॉलो होती है? अखबार व टीवी। अखबार और टीवी की तरह रेडियो में भी उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में 3 हिस्से डिवाइड किए जाते हैं। जो पिरामिड होता है वो 3 हिस्सों में, ये सीधा पिरामिड है, ठीक है, इसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो उल्टा पिरामिड शैली, इसमें इंट्रो, ये जिसे लीड या मुखड़ा कहा जाता है, बॉडी और समापन। तो ये है इंट्रो, ठीक है, और ये बॉडी है और ये समापन है। मतलब इंट्रो पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बॉडी थोड़ा घटते क्रम की, घटते महत्व की चीज़ें, और समापन बहुत ही कम महत्व की चीज़ें होती हैं जिन्हें काटा भी जा सकता है। तो इस तरह से यह उल्टा पिरामिड शैली का यहाँ पर उपयोग किया जाता है।
समाचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व सबसे पहले, उसके बाद घटते क्रम में सूचना। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हमको उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचार में बताना होता है। उस वक्त घटते महत्व की चीज़ें हमको यहाँ पर बतानी होती है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे लंबी लाइन है, यहाँ कम चौड़ी है, यहाँ बहुत ही छोटी है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, उसके बाद घटते महत्व की चीज़, फिर सबसे कम महत्व की चीज़, इस तरह से इसमें बताई जाती है। रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें, कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं? जब आप रेडियो के लिए समाचार लिखें, साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी में लिखें। कोशिश करें कि टाइप करके आप अपना समाचार लिखें। समाचार ट्रिपल स्पेस में टाइप हो, दोनों ओर हाशिया। अब ट्रिपल स्पेस क्या होता है? आप पन्ने के दोनों ओर हाशिया बनाइए और बीच में लिखिए, तो ये होता है ट्रिपल स्पेस। तो इस तरह से इसे लिखा जाता है ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो। एक लाइन में 12-13 शब्द से ज़्यादा ना हो, ताकि अच्छे से उनके बीच में स्पेस हो और आसानी से पढ़ा जा सके। अंकों को लिखने में सावधानी, 3 से ज़्यादा अंक शब्दों में, 3 से ज़्यादा। अब 3 शब्द मान लीजिए हम 111, इसे आसानी से समाचार वाचक पढ़ सकता है। किंतु यदि ज़्यादा अंक है तो इसको जब वो पढ़ने बैठेगा तो उसको एकदम से पढ़ते नहीं बनेगा। इसलिए इसको हम कैसे लिखेंगे? शब्दों में लिखेंगे। कैसे? 1 लाख, ठीक है, 1,11,111, इस तरह से शब्दों में लिखेंगे जिसे आसानी से समाचार वाचक पढ़ सकता है। अंकों को लिखने में सावधानी, ये आप देख चुके हैं। डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग। डेडलाइन का ध्यान रखना होता है। जब भी समाचार है तो उसकी एक निश्चित डेडलाइन होती है। यदि आप बासी खबर देंगे एक डेडलाइन के बाद तो वो उतनी उपयोगी नहीं होगी। आप जो भी रेफरेंस दे रहे हैं वो भी स्पष्ट होने चाहिए। संक्षिप्ताक्षर, तो ऐसे संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग ना करें जिनसे लोग परिचित नहीं हैं। जैसे NCERT, इससे हम परिचित हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किंतु यदि आपने ऐसा संक्षिप्ताक्षर बोल दिया जिससे लोग परिचित नहीं हैं तो वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए संक्षिप्ताक्षर के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ हमने उल्टा पिरामिड शैली आपको बताई थी। तो ये उल्टा पिरामिड शैली है, ये कथात्मक लेखन है। इसमें हम मुख्य बिंदु को बहुत ही छोटे हिस्से में बताते हैं, फिर बॉडी थोड़ा बढ़ा के, और लास्ट में कम महत्व की सूचनाओं को हम ज़्यादा विस्तार से भी बता देते हैं। किंतु उल्टा पिरामिड शैली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रेडियो टीवी के लिए समाचार लिखते हैं तो मुख्य बात को विस्तार से बताते हैं, विस्तार से बताते हैं। ठीक, उसके बाद घटते महत्व की चीज़ को थोड़ा कम शब्दों में बताते हैं, और उसके बाद जो कंक्लूड करते हैं, समापन करते हैं, वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। ये अखबार में भी फॉलो होता है। अखबार में आप देखिए, कभी समाचार यदि हम देते हैं और यदि वो बहुत बड़ा हो गया तो संपादक लास्ट के जो पार्ट है उसको कट कर देता है, क्योंकि वो बहुत ही कम महत्व की चीज़ होती है। ठीक है, तो इसी तरह से समाचार को लिखा जाता है। इस सिद्धांत का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेश के जरिए भेजनी पड़ती थी, और टेलीग्राफ में उतनी ज़्यादा शब्द उपयोग नहीं किए जाते, जिसकी सेवाएं अनियमित, महंगी और दुर्लभ थी। ज़्यादा शब्द लिखते तो ज़्यादा पैसा खर्च होता, बहुत ही मुश्किल जाती। यही नहीं, कई बार तकनीकी कारणों से टेलीग्राफ सेवाओं में बाधा भी आ जाती थी। इसलिए संवाददाताओं को किसी खबर को कहानी के रूप में लिखने के बजाय संक्षेप में बताना होता था। इसीलिए उन्होंने इस शैली का विकास किया, और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य और सूचनाओं की जानकारी पहली लाइनों में वे दे देते थे, ताकि यदि तकनीकी गड़बड़ी हो, बात की जानकारी ना सुन पाए तो भी काम चल जाता था। धीरे धीरे समाचार लेखन का यह सिद्धांत लोकप्रिय हो गया और आज ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये उल्टा पिरामिड शैली है, इसको आप अवश्य ध्यान रखें। अगली स्लाइड पे चलते हैं। टेलीविज़न, टेलीविज़न जो आज जनसंचार का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सशक्त माध्यम है।
आप सभी इसके ज़रिए ही समाचार सुनते होंगे, खबरों से परिचित होते होंगे। तो ये जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और सशक्त माध्यम है। इसके समाचार लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना होता है? शब्द व पर्दे पर दिखने वाले दृश्य में समानता। मान लीजिए समाचार वाचक कोई चीज़ पढ़ रहा है और टीवी पर दृश्य उससे जुड़े हुए नहीं दिखाए जा रहे हैं, तो दोनों में तालमेल नहीं होगा। तो दोनों में तालमेल बैठाने के लिए हमें ऐसे समाचार लिखने हैं ताकि पर्दे पर दिखने वाली चीज़ और शब्द दोनों में रिलेशन हो। ठीक है। खबर लिखते समय बाइट, वॉइस ओवर एवं नेट साउंड जो आवाज़ खुद ब खुद चली आती है का ध्यान रखना चाहिए। अब टेलीविज़न में यदि कोई व्यक्ति रिपोर्टर जो है जुलूस का साउंड ले रहा है, तो वहाँ पर अपने आप नेट साउंड मतलब नारे की आवाज़ आ जाएगी। ठीक है। बीच बीच में उसे रुकना भी पड़ सकता है। बाइट, दूसरों के प्रत्यक्षदर्शियों के कथन भी नोट करने पड़ेंगे, उन्हें भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। दृश्यों के अंतराल का भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि रिपोर्टर एक दृश्य दिखा रहा है, उससे वह दूसरे दृश्य में यदि शिफ्ट हो रहा है, तो बीच में एक गैप क्रिएट होगा। तो समाचार लिखते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं टीवी खबरों के विभिन्न चरण। आप प्रतिदिन समाचार चैनल पे, बहुत से समाचार चैनल हैं आजकल नए नए, और उन पर आप न्यूज़ सुनते हैं, परंतु वो न्यूज़ आपके पास पैकेज के रूप में आती है। आप उनके यदि टुकड़े करके, खंड करके देखने की कोशिश करें तो दूरदर्शन में कोई भी सूचना निम्न चरणों में दर्शकों तक पहुंचती है। अब ये चरण क्या है, उसे हम यहाँ आपको एक गतिविधि के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। टीवी खबरों के विभिन्न चरण। दूरदर्शन में कोई भी सूचना निम्न चरणों या सोपानों को पार करके दर्शकों तक पहुँचती है। पहला, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि मैं समाचार वाचक हूँ और यहाँ स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में ऑनलाइन क्लासेस का प्रशिक्षण, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप ब्रेकिंग न्यूज़ देखते होंगे, आप उससे परिचित हैं। तो ठीक है, तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ से परिचित हैं, वो चलती रहती है एक पट्टी। ज़रूरी नहीं है कि समाचार वाचक उसके बारे में आपको तुरंत बताए, वो पट्टी रनिंग है, चल रही है। ड्राई एंकर, किंतु जब उस समाचार को पढ़ने की बारी आएगी तो जो एंकर है वह दृश्य के बिना शब्दों में खबर के विषय में बताता रहता है। अब ड्राई एंकर, मान लीजिए मैं समाचार वाचक हूँ तो मैं आपको खबर के बारे में बताऊंगी। ठीक है, आप मान लीजिए मैं समाचार वाचक हूँ, तो केवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज वैश्विक महामारी के दौर में, कोरोना के इस दौर में, जहां सबके सामने यह प्रश्न है कि बच्चे शिक्षा से कैसे जुड़ें, शिक्षा जगत में यह संकट है, तो ऐसे समय में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक अनूठी पहल की है और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जोड़ने का प्रयास किया है ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। इसी के अंतर्गत जबलपुर संभाग भी कई दिनों से, लगभग 2 महीनों से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है और सभी शिक्षक ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों तक अधिकाधिक पाठ्यक्रम सामग्री पहुंचाई जा सके। तो बच्चों, इस तरह से जब बिना रिपोर्टर के, बिना दृश्य के, जब समाचार वाचक कोई खबर थोड़ा विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाता है तो वो कहलाता है ड्राई एंकर। अगले हम आते हैं फ़ोन इन। फ़ोन इन क्या है? आप शब्द से ध्यान रखिए। फ़ोन इन मतलब ये रिपोर्टर का फ़ोन ऑन हो जाता है। एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात कर दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाता है। इसे मैं यहाँ एक एक्टिविटी के ज़रिए प्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ हमारे साथ रिपोर्टर के रूप में हमारा सहयोग दे रही हैं श्रीमती अर्चना कावड़े, टीजीटी हिंदी। तो आइए अब हम रिपोर्टर से जुड़ते हैं और जानते हैं वहाँ का हाल कि वहाँ केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्या हो रहा है। तो सुनिए अर्चना, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, मैं आपको सुन पा रही हूँ। यहाँ केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में जो ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया है वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है और सभी प्रशिक्षणार्थी शिक्षक बहुत ही हर्ष एवं उत्साह के साथ इस प्रशिक्षण में भाग लिए हुए हैं। यहाँ
प्राचार्य महोदय के निर्देशन में 3 संसाधन कक्ष तैयार किए गए हैं, जिसमें ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड और अन्य संसाधन उपस्थित हैं और प्रशिक्षणार्थी बहुत ही तल्लीनता से इस प्रशिक्षण को ग्रहण कर रहे हैं। अभी हमने देखा फ़ोन इन, जिसमें जो समाचार वाचक है वो फ़ोन के ज़रिए रिपोर्टर से कनेक्ट होता है और वहाँ की जानकारी लेता है। अब हम अगला चलते हैं एंकर विजुअल। यह घटना, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, वो हमने इसी में कनेक्ट कर दिया कि हमको घटना स्थल के दृश्य मिल गए और वो हमने आपको दिखा दिए। विजुअल से आप समझ लीजिए, जब वहाँ के संबंधित दृश्य मिल जाते हैं और उनको दिखाया जाता है तो वो कहलाता है एंकर विजुअल। अगला है एंकर बाइट। एंकर का प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति के कथन या बातचीत द्वारा प्रामाणिक खबर प्रस्तुत करना। अब मैं समाचार वाचक हूँ, मैं वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों के दृश्य आपको दिखाना चाहती हूँ, तो मैं रिपोर्टर से पुनः कनेक्ट होती हूँ और उसके ज़रिए आपको वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों के कथन सुनाऊंगी। वो कहलाएगी एंकर बाइट। बाइट अर्थात कथन। तो चलिए हम पुनः अपनी रिपोर्टर अर्चना कावड़े से जुड़ते हैं। नमस्कार, हम आपको लिए चलते हैं केंद्रीय विद्यालय बालाघाट, जहां शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं इस प्रशिक्षण के आयोजक एवं विद्यालय के प्राचार्य श्री पंकज कुमार जैन सर से। सर, आप हमें बताएंगे कि इस प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई और इससे हमारे शिक्षक, प्रशिक्षणार्थी और बच्चे किस तरह लाभान्वित होंगे। कोविड-19 के पहले ये कंडीशन थी कि कक्षा शिक्षण में हमारे शिक्षक प्रभावी थे और ये देखा जाता था कि कक्षा शिक्षण में वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर पा रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये देखा गया कि बच्चे किस प्रकार उनको हम पढ़ाया जाए, तो उनके लिए, बच्चों के लिए एक दूर बैठकर कुछ चीज़ें प्रसारित की जा सकें, इसके लिए हमारे सभी शिक्षक साथी, कुछ शिक्षक साथी उसमें अभ्यस्त थे, कुछ नहीं जानते थे। तो प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इस नई टेक्निक के माध्यम से जो हमारे बहुत से ऑनलाइन के जो ऐप हैं, जैसे चाहे वो जूम हो, गूगल मीट हो या यूट्यूब चैनल हो, इनमें हमें वीडियो या ऑडियो के थ्रू बच्चों को कुछ चीज़ें हमें देनी है, टेक्स्ट के थ्रू चीज़ देनी है। तो हमारा मुख्य काम है कि पहले हमारे जो शिक्षक साथी हैं इस चीज़ को जान पाएँ और हम भी कुछ चीज़ को सीख जाएँ, फिर बच्चों को हम प्रसारित कर पाएँ। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो देखा आपने, प्राचार्य महोदय से सुना कि किस तरह ये ऑनलाइन प्रशिक्षण शिक्षकों एवं बच्चों के लिए लाभप्रद है। अब मैं आपको लिए चलती हूँ प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों की ओर। सर, आपका शुभ नाम? मैम, मोहम्मद जाहिद खान, टीजीटी साइंस। सर, इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में आकर आप क्या अनुभव कर रहे हैं और जो प्रशिक्षण आप प्राप्त कर रहे हैं उससे आपकी शिक्षण गतिविधि में किस तरह का अंतर आएगा और किस तरह आप बच्चों को अच्छे से अच्छा समझा सकेंगे? मैडम, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय विद्यालय बालाघाट के प्राचार्य महोदय श्री पंकज कुमार जैन साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए इस तरह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पहले हम बहुत सी चीज़ों से दूर थे। पहले हम केवल टेक्स्ट मटेरियल ही बच्चों को प्रोवाइड कर पा रहे थे या फिर वीडियो बनाकर बच्चों को हम दे पा रहे थे। लेकिन अब हम इस प्रशिक्षण में हमने सीखा है कि जूम ऐप के थ्रू किस तरह से हम एक इंटरेक्टिव क्लास ले सकते हैं और मैंने वो सीख लिया है और कल से ही मैंने वो स्टार्ट भी कर दिया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इसमें हम बच्चों का फीडबैक तुरंत ले सकते हैं। अब मैं आपको एक अन्य प्रशिक्षणार्थी जो कुछ ही दिनों में सेवानिवृत्त होने जा रही है उनसे मुलाकात करवाती हूँ। नमस्ते मैम, आपका शुभ नाम? मैं मिस आरपी लाल, पीआरटी। जैसा कि हमने सुना है कि आप कुछ ही दिनों में सेवानिवृत्त होने जा रही हैं, तो आप इस प्रशिक्षण में आकर कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं इसके बारे में। क्या आप इस न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं इस प्रशिक्षण के दौरान? नहीं, जुड़ने का प्रयास करूँगी, मैं सीखूँगी और करने का प्रयास करूँगी इसको।
तो देखा आपने केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में संचालित ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र में सभी शिक्षक पूर्ण हर्ष एवं उल्लास के साथ, तन्मयता के साथ प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं और इस तरह शिक्षकों एवं बच्चों को किस तरह लाभ होगा ये आपने अभी देखा। मैं अर्चना कावड़े, कैमरामैन कपिल कावरे के साथ। बच्चों, आपने देखा एंकर बाइट, बाइट अर्थात कथन। जब भी कोई रिपोर्टर प्रत्यक्षदर्शियों के कथन लेता है, उनके कथन रिकॉर्ड करता है और वो दिखाए जाते हैं, तो वो कहलाता है एंकर बाइट। इन बात का ध्यान रखिए कि इन पर एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, तो आप इन्हें अलग अलग अच्छे से याद रखिए। लाइव, घटना स्थल से खबर का सीधा प्रसारण। आप अक्सर देखते होंगे ऊपर लाइव लिखा आता है। जब घटना स्थल से जैसे हमने लाइव प्रसारण करा तो ये लाइव कहलाता है। एंकर पैकेज, ये जो पूरी खबर मैंने एक पैकेज के रूप में आपको दी, वो एंकर पैकेज कहलाती है। कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट रूप में आप देखते हैं, पूर्ण रूप से देखते हैं, तो वो कहलाती है एंकर पैकेज। ठीक है, अब हम इसके चौथे माध्यम की ओर बढ़ते हैं। जनसंचार का चौथा माध्यम इंटरनेट पत्रकारिता, जिसके ज़रिए हम आजकल लगातार जुड़े हुए हैं। जब हम कोरोना वैश्विक महामारी से के डर से हम घर पर बैठे हैं, तो हम इससे ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। इसे ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहते हैं। तो ये इसके 3 नाम हैं। इसे आप एक प्रश्न बनाइए। अब इसे आप देखिए, मैंने अलग अलग रंगों से लिखा है, आप सभी के अलग अलग प्रश्न बना सकते हैं। इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आधार प्रदान क्या कहलाता है? इंटरनेट पत्रकारिता। ये इंटरनेट पत्रकारिता की परिभाषा है। इंटरनेट पत्रकारिता 2 रूपों में होती है। अब वो दो रूप क्या है? पहला, समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना। आप अक्सर ट्विटर पर या किसी पर समाचार सुनते होंगे या ऑनलाइन न्यूज़ भी सुनते होंगे। दूसरा, रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने व समाचार को संकलित करने तथा उसकी सत्यता, विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए करता है। तो संपादक भी आजकल ऑनलाइन खबरें मंगाता है। तो इस प्रकार से 2 रूपों में इसका प्रयोग होता है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। rediff.com, इंडिया इंफोलाइन व सीफी भारत में सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता करने वाली साइटें हैं। तो आप प्रश्न बनाइए कि भारत में वेब पत्रकारिता वाली साइटें कौन सी हैं। तो इनके नाम लिखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून आदि समाचार पत्र इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि इंटरनेट पर उपलब्ध कौन कौन से समाचार पत्र हैं। इंटरनेट एक विश्वव्यापी अंतःसराय जाल है, संसार का सबसे नवीन व लोकप्रिय माध्यम है। अखबार पुराना हो गया, रेडियो पुराना हो गया, टीवी भी पुराना हो गया, किंतु इंटरनेट सबसे नवीन माध्यम है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित हैं। अखबार भी इसमें आपको मिल जाता है, रेडियो भी मिलता है, टीवी भी मिलती है, तो सबके गुण यहाँ पर हैं। यह जहाँ सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम है। आप ट्विटर से जुड़ते हैं, ब्लॉग के ज़रिए आप बहुत से मैसेजेस करते हैं। वहीं अश्लीलता, दुष्प्रचार व गंदगी फैलाने का भी जरिया है। तो ये इसके दोष हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी अश्लील साइटें हैं, बहुत सी चीज़ों का दुष्प्रचार भी किया जाता है। तो यह इस प्रकार से बच्चों के लिए अनुपयोगी है। इस मामले में इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, इसका भी एक आप लघु उत्तर बनाइए। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का विकास 3 चरण है इसके। पहला चरण 1982 से 1992, दूसरा 1993 से 2001 और तीसरा 2002 से अब तक चला आ रहा है। तो ये इसका तीसरा चरण है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, यह एक प्रश्न बनता है कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का क्या स्वरूप है। भारत में इसका पहला चरण 1983 से तथा दूसरा चरण 2003 से शुरू माना जाता है। ठीक है, भारत में सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता किससे जुड़ी है? उसकी साइटें हैं rediff.com, इंडिया इंफोलाइन व सीफी। तीसरा प्रश्न, रीडिफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है। भारत की पहली साइट रीडिफ। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तहलका.com। आप इसे याद रखिए,
तहलका.com। भारत वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय जाता है तहलका.com को। हिंदी में नेट पत्रकारिता, अब ये जनरली इंग्लिश में होती है, किंतु हिंदी में नेट पत्रकारिता का क्या स्वरूप है? वेब दुनिया के साथ शुरू हुई, यह दुनिया का संपूर्ण पोर्टल है। प्रभा साक्षी, इस नाम को याद रखिए। प्रभा साक्षी नाम का अखबार प्रिंट रूप में नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी प्रिंट रूप में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ नेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC है, ठीक है, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट जो इंटरनेट के मानदंडों के अनुसार चल रही है। हिंदी वेब जगत में अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि साहित्यिक पत्रिकाएं भी अच्छा काम कर रही हैं। अभी हिंदी वेब जगत की सबसे बड़ी समस्या, आप सबसे बड़ी समस्या क्या है? मानक कीबोर्ड की कमी, ठीक है, हम लोग जनरली यूनिकोड वगैरह यूज़ करते हैं, फॉन्ट की कमी, डायनामिक फॉन्ट का अभाव, ठीक है, तो ये कमियां हैं हिंदी में नेट पत्रकारिता के लिए, तो इस पर अभी काम करना बाकी है, ठीक है। तो ये इंटरनेट पत्रकारिता हो गई। गृह कार्य में ये कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आप पढ़िए और इनके उत्तर रखिए। शीघ्र ही मैं गूगल फॉर्म में आपको कुछ प्रश्नोत्तरी भेजूंगी जिन्हें आप अवश्य सॉल्व करें। धन्यवाद।